सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 7 में स्वागत है। और इस एपिसोड में हमें फाइनली साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर मिल चुका है। और हाँ, इस एपिसोड में हमें जेजू आइलैंड आर्क के शुरू होने का भी हिंट मिल गया है। सच बताना, तुम सब भी बेरू और जिनू की फाइट का वेट कर रहे हो ना। एपिसोड 7 की शुरुआत की है व्हाइट टाइगर गिल्ड और हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर के एंट्रेंस से। वहाँ प्रेजेंट सभी रिपोर्टर्स को लग रहा था कि ये दोनों हंटर एसोसिएशन इसलिए आए हैं ताकि वो ली मिनसंग को अपने गिल्ड में रिक्रूट कर पाए। ली मिनसंग वही है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और सभी प्रेस वाले वहाँ पर एक्टर ली मिनसंग के रैंक इवैल्यूएशन के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। जिसके बाद जब योनहो और चोई क्लैरिफाई करते हैं कि वो आज किसी और रीजन से हंटर एसोसिएशन आए हैं, तो रिपोर्टर्स को मिर्च मसाला ना मिलने की वजह से वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद योनहो चोई के मजे लेते हुए कहता है, सुनने में आया है कि हायर ए रैंक गेट तुम्हारे गिल्ड को काफी परेशान किया और यहाँ तक कि तुमने हमें भी सपोर्ट के लिए कॉल करने का फैसला ले लिया था। जिस पर चोई रिप्लाई में कहता है कि नहीं, इतना भी सीरियस नहीं था जितना कि तुम्हारा वो रेड गेट वाला डंजन जिसमें तुमने ए रैंक रूकी हंटर को भी खो दिया था। अब तुम लोग को बता दो कि ये दो दिग्गज गिल्ड मास्टर का एक साथ आना, वो भी हंटर एसोसिएशन में, उसका रीजन था कि जिनवू को अपने गिल्ड में रिक्रूट करना, क्योंकि इनको पता था कि जिनवू एस रैंक हंटर है और आज ऑफिशियली हंटर एसोसिएशन वाले जिनवू का रैंक डिक्लेयर करने वाले थे। तभी जिनवू भी हंटर एसोसिएशन पहुंच जाता है और वो इतनी भीड़ और चहल पहल देखकर सरप्राइज था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि ली मिनसंग का रैंक इवैल्यूएशन भी आज ही है। जिसके बाद हम देखते हैं ली मिनसंग का दिखावटी भरा भाषण, जहाँ वो सबसे झूठ कह रहा था कि आज उसे उसका रैंक पता चलेगा और वो रीपर गिल्ड के साथ जुड़कर मैजिक बीस्ट से फाइट करेगा। असल में सच्चाई ये थी कि भाई को पता था कि वो ए रैंक हंटर है और वो ऐसा दिखावा करके अपनी पिछली सारी बुरी करतूतों को कवर करना चाह रहा था। जिसके बाद जब ली मिनसंग का इंटरव्यू क्रॉस करके जिनवू हंटर एसोसिएशन में एंटर करने जा रहा था, वहाँ पर खड़ा ली मिनसंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और उसे भगाने लगता है कि तुम्हारा जो भी काम हो बाद में आना, अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड की बात काटते हुए चेयरमैन गो वहाँ पहुँचते हैं और वो उस सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं, ये हमारा डिसीजन होगा। ये नौजवान हमारा मेहमान है और जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम लोग को इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मना किया था। जिसके बाद फिर चेयरमैन गो जिनवू को लेकर अंदर चले जाते हैं और बेचारे ली मिनसंग के इज्जत का फालूदा बनने के बाद वो सफाई देता है कि मैं एक बार एसोसिएशन से कंफर्म करके आता हूँ। जिसके बाद जैसे ही ली मिनसंग अंदर जाने की कोशिश करता है, जिनचुल उसे पहले ही रोक लेता है और कहता है तुम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी किसी और हंटर का इवैल्यूएशन चल रहा है। जिस पर ली मिनसंग कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ। जिनचुल फिर रिप्लाई देता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें जानता हूँ, पर मुझे तुम्हारा दूसरों की बात न समझ पाना ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिनवू का इवैल्यूएशन शुरू हो चुका था और वहाँ प्रेजेंट एसोसिएशन का बंदा कहता है, इससे पहले हम रीअसेसमेंट शुरू करें, क्या मैं आपके हंटर एबिलिटीज और पावर को जान सकता हूँ। जिनवू फिर अपना एक शैडो सोल्जर प्रोड्यूस करता है, जिससे ये प्रूव होता है कि जिनवू समनिंग मैजिक यूज कर सकता है। पर चेयरमैन गो को पता था कि केवल एक सोल्जर को समन कर पाना जिनवू का ट्रू पावर नहीं है। जिस पर वो जिनवू से उसका ट्रू मैजिक शो करने को कहता है। तो फिर क्या था, उस रूम में जितने सोल्जर आ सकते थे उन सभी को वो समन करता है और कहता है कि मैं ऐसे ही 100 और समन कर सकता हूँ। जिसके बाद फिर रूम में प्रेजेंट चेयरमैन गो और बाहर खड़े दोनों गिल्ड मास्टर का चेहरा देखने लायक था। थोड़ी देर बाद फिर जिनवू का रीअसेसमेंट कंप्लीट होता है और उसे एस रैंक आई कार्ड मिल जाता है। जिनवू भी अब खुश था कि वो अब बिना किसी डर के स्फीयर ऑफ एवरेस्ट को बेच सकता है, जिसकी मदद से वो सभी इक्विपमेंट खरीद सकता है जिससे कि बाकी बचे डीमन कैसल के लेवल को वो पूरा कर सके। जिसके बाद फिर जब योनहो और चोई जिनवू को रोककर उसे उनकी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बात करना चाह रहे थे, तब जिनवू उन दोनों को इग्नोर करके हंटर एसोसिएशन की गेट से बाहर निकल जाता है और बाहर वो देखता है कि सभी रिपोर्टर्स जो पहले ली मिनसंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, वो अब जिनवू का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे और हर जगह हल्ला हो गया था कि साउथ कोरिया को अपना 10वां एस रैंक हंटर मिल चुका है। जिसके बाद न्यूज के जरिए धीरे धीरे जिनवू के सभी फैमिली मेंबर और उसके जानने और चाहने वाले सभी को जिनवू के एस रैंक हंटर होने की खबर का पता चल चुका था। सीन शिफ्ट होता है जिनहो और उसके बाप की तरफ, जहाँ वो बताता है कि वो जिनवू को रियूजिन गिल्ड में रिक्रूट करने में फेल हो गया है और वो ये भी बताता है कि जिनवू ने उल्टा उसे ज्वाइन करने को बोला है और जिनहो भी जिनवू को ज्वाइन करने का डिसीजन ले चुका था। जिस पर जिनहो का बाप उसे उसके इस डिसीजन का अंजाम भुगतने के लिए रेडी रहने को कहता है। बैक टू हंटर एसोसिएशन, जहाँ जिनवू सभी रिपोर्टर से बचकर वहाँ से निकल लेता है और जिनवू का मूवमेंट इतना फास्ट था कि योनहो भी उसके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाया। जिनवू फिर एसोसिएशन से निकलकर हंटर ऑक्शन की तरफ जाता है, जहाँ वो एक ऐसा आर्टिफैक्ट ढूंढ रहा था जो कि उसे डंजन के हाई टेम्परेचर मतलब की हॉटनेस से बचा पाए। ऑक्शन का एम्प्लॉयर उसे एक केप और मैजिक रिंग दिखाता है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट थी और जिनवू को भी वो दोनों आइटम पसंद आए थे। सीन शिफ्ट होता है योनहो की तरफ, जो कि जिनवू के बारे में सोच रहा था और जिनवू की पावर को लगातार बढ़ता हुआ देखकर कहीं न कहीं उसे शक हो चुका था कि जिनवू की री अवेकनिंग नहीं हुई है और वो इकलौता ऐसा हंटर है जो समय के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं जिनवू और जिना को और जिनवू उसे कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, जिस पर जिना उससे रीजन पूछती है और तभी एकदम सही टाइम पर जिनहो भी वहाँ बैग लेकर पहुँच जाता है, जहाँ वो खुद को जिनवू
का असिस्टेंट बता रहा था। जिन्हो के आने पर जिन्हो बहुत सफाई से बहाना मारता है कि वो और जिन्हो एक जॉब के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। रात होने पर जिन्हो और जीना दोनों सो चुके थे और जिन्हो को ये सब मीडिया की वजह से जीना की चिंता हो रही थी। तो फिर वो टस्क के 3 बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड को जीना के प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देता है और बाकी अपने 4-5 नॉर्मल शैडो सोल्जर्स को शहर की पेट्रोलिंग करने के लिए छोड़ देता है ताकि वो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन दे पाए सिटी को सेव करने में। जिसके बाद फिर अगले दिन जिन्हो दोबारा उसी डंजन में एंटर करता है बचे हुए लेवल्स को क्लियर करने के लिए। अब क्योंकि उसके पास रिंग है जिसमें वाटर मैजिक है और एक केप भी, तो वो श्योर था कि इससे वो डंजन के हाई हीट को बर्दाश्त कर सकता है। डंजन में एंटर करते ही सिस्टम उसे चैलेंज प्रोवाइड करता है जिसमें कि उसे डीमन मोनार्क बरान को हराकर उसका सोल कलेक्ट करना था और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर उसे शैडो एक्सचेंज स्किल मिलेगी और उसके एबिलिटी पॉइंट में 30 पॉइंट का इंक्रीमेंट भी होगा। जिसके बाद जिन्हो 75th फ्लोर पर पहुंचता है जहां की उसने लास्ट टाइम खत्म किया था। सीन शिफ्ट होता है और जिन्हो की माँ उसके फादर से कहती है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिन्हो घर छोड़कर चला जाएगा, तुम्हें उसकी याद नहीं आती? जिस पर उसका बाप कहता है, एक शरारती बच्चे ने घर छोड़ा है तो इसमें याद आने वाली बात क्या है? और इतना कहते ही धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। तभी डंजन में जिन्हो का सामना एक बड़े डीमन से होता है तो भाई डिसाइड करता है क्यों ना टस्क को स्फीयर ऑफ अवेरिस देकर उसकी पावर टेस्ट की जाए। स्फीयर ऑफ अवेरिस पाने के बाद टस्क का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस डीमन के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर जिन्हो डिसाइड करता है कि उसका ये अटैक कब और कहाँ यूज करना है, उसे ये सोच समझ कर डिसाइड करना होगा। और जिन्हो ये भी डिसाइड करता है कि अभी के लिए स्फीयर ऑफ अवेरिस टस्क के पास ही छोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब जिन्हो के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसकी बेहोशी की हालत में ही जिन्हो उसे देखने भी आया था। जिन्हो के फादर को इटर्नल स्लीप डिजीज लग चुकी थी जिसमें कि पेशेंट को पहले कई बार चक्कर आएंगे और फाइनली कोमा में चला जाएगा। और ऐसी बीमारी उन लोग को होती है जिनका मैजिक पावर के खिलाफ रेजिस्टेंस कम हो और वो काफी टाइम तक मैजिकल पावर में एक्सपोज रहे। तभी हम देखते हैं साउथ कोरिया में किसी अनजान जगह पर जहाँ की 2 हंटर का सामना एक चलते फिरते और उड़ने के काबिल एंट से होता है। अब जो मानवा पड़े होंगे उनको पता होगा कि आगे क्या आने वाला है। डंजन में हम देखते हैं कि जिन्हो ने अपनी शैडो आर्मी से 6 टीम बनाई है और वही अब डंजन को क्लियर कर रहे हैं जिसकी वजह से जिन्हो बैठे बैठे ही अपना लेवल अप कर पा रहा था। तो जिन्हो की बनाई हुई टीम को 2 ऑर्डर दिए गए थे। पहला कि उनका सामना जिस भी एनिमी से हो उसे मारना है और दूसरा कि जैसे ही उन्हें नेक्स्ट लेवल का परमिट मिल जाए तो ये बात वो तुरंत जिन्हो को इन्फॉर्म करें। जिन्हो को वापस डंजन आए 2 दिन हो चुके थे और अभी वो 80th फ्लोर पर पहुंच चुका था। पर अब जिन्हो को उसकी स्पीड धीमी होती हुई लग रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि उसके शैडो आर्मी बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहे थे जिसकी वजह से उसका माना भी तेजी से कम हो रहा था। ये देखकर जिन्हो उन शैडो को रिकॉल करके वहाँ खुद जाकर चेक करने का डिसाइड करता है। अब इस पॉइंट पर जिन्हो की स्क्वाड बी भी डाउन हो चुकी थी और जिन्हो नोटिस करता है कि टस्क की टीम स्क्वाड ए के बगल में थी, फिर भी उसके एनिमीज स्क्वाड बी पर अटैक किए और उनका ऐसा करने का रीजन ये था कि वो उन स्क्वाड को अपना निशाना बना रहे थे जिनका इंटेलिजेंस कम हो। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग उनका अगला टारगेट टैंक की स्क्वाड थी। जिसके बाद जब जिन्हो उन मैजिक पीस को देखता है तब वो समझ चुका था कि क्यों उसके शैडो सोल्जर्स उनको हरा नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या था, जिन्हो भी फाइट में कूद पड़ता है और धीरे धीरे 4 में से 3 एनिमीज को वो निपटा भी देता है और अब उनमें से केवल एक मैजिक पीस बचा हुआ था। यहीं पर एपिसोड 7 समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।